गैर न होना तुम मेरे होकर, गैर न होना तुम मेरे होकर, ख्वाब चुभेंगे टुकड़े बनकर। साथ रहो तुम जैसे हवाएं, साथ रहो तुम जैसे हवाएं, उड़ मत जाना बादल बनकर। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार जिंदगी को लेकर। एक बहुत सुंदर शेर अभी अभी आपने सुना, और जिस शख्सियत को लेकर आई हूँ मिलवाने आपसे, जैसे कि हमेशा वादा करती हूँ हर बुधवार लेकर आऊंगी। आज भी बुधवार है और मैंने अपना वादा पूरा किया है। आज एक बेहतरीन शायर से मिलवाने आई हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत छोटी सी उम्र में शायद बहुत कुछ हासिल कर लिया है और भी करना बाकी है, क्योंकि ज़िंदगी अभी बाकी है, ख्वाहिशें बहुत हैं। और जब ख्वाहिश पूरी होती है धीरे धीरे करके और जागती है, और हर इंसान चाहता है कि वो एक मुकम्मल ज़िंदगी जी कर यहाँ से जाए, दुनिया से अलविदा हो। तो ऐसी शख्सियत से मिलवाऊंगी जो एक बेहतरीन शायर भी हैं, युवा गीतकार जो सिनेमा के लिए भी अपने गीत दे चुके हैं। साथ ही बहुत सारे उनके पुरस्कारों की एक फेहरिस्त मेरे पास है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुभाष पाठक जिया जी की। उनका छोटा सा परिचय मैं आपको देती हूँ, उसके बाद रूबरू कराऊंगी। परंपरा रही है हमेशा से कि हम कोशिश करते हैं कि किरदार ऐसा हो जो दमदार हो, और अभी तक हर दमदार किरदार से आपको रूबरू कराया है। आगे भी हम दमदार किरदार को ही लेकर आएंगे। और परंपरा ये भी है कि हम परिचय उनका दें, और परिचय बड़ा होता है लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम छोटा छोटा परिचय करें ताकि उनसे ज़्यादा बात कर पाएँ। तो चलिए जिया जी के बारे में बातचीत करते हैं। उनका उपनाम जिया है, सुभाष पाठक आप हैं। और अगर गज़ल संग्रह की बात करूं तो दिल धड़कता है 2020 में आई, तुम ही से जिया है 2022 में, हम लिखें ज़िंदगी ज़िंदगी 2023 में। और अगर गीत संग्रह की बात करूं, सभी मौसम है तुझ में ज़िंदगी 2024। और कुछ संपादित कृतियां भी हैं आपकी। ये नए मिजाज का शहर है गज़ल संग्रह 2021 में। ये असर होता है दुआओं में गज़ल संग्रह 2023। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी अपने कविता का, गीतों का, गज़लों का पाठ कर चुके हैं। आपका साक्षात्कार भी हो चुका है। सम्मान की एक बड़ी फेहरिस्त है। पन्नालाल श्रीवास्तव नूर सम्मान से आप सम्मानित हैं, जो 2023 में मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी से आपको प्राप्त हुआ है। बागेश्वरी पुरस्कार 2024 में मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। हेमंत स्मृति कविता सम्मान 2022 हेमंत फाउंडेशन मुंबई द्वारा आपको प्राप्त हुआ है। शाद अजीमाबादी सम्मान 2021 से आप नवाजे गए हैं। बहुत सारे और भी सम्मान हैं, ये खास सम्मान है जो जिक्र मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और संगीत में यदि योगदान की बात करूँ तो एक फिल्म आई है NRI वाइफ। इस फिल्म में आपके द्वारा गीत लिखे गए हैं। तो गीत सिनेमा के लिए भी लिखने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। एल्बम की अगर मैं बात करूं, जश्न गज़ल एल्बम में आपकी गज़लें हैं, जिन्हें संगीतकार साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में पार्श्व गायन शान पपोन और नीति जैन ने गाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे और भी आपकी गज़लें हैं, गीत हैं जिनको अलग अलग कलाकारों ने गाया है, जैसे गायक मोहम्मद वकील, राखी चटर्जी, शिखा माथुर,
अहमद रजा, चांदनी दीक्षित, अजहर मेवान, आस्था दीपाली द्वारा गीत भजन और गजलों का गायन हुआ है। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान से मैं आपका परिचय दे रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उतने ही जिसके आप हकदार हैं, आपको बड़े इज़्ज़त से, बड़े प्यार से, क्योंकि जो गज़लें कहने वाले शायर होते हैं, वो बड़ी मुलायमियत वाले होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका परिचय भी इसी प्रकार देना चाहिए। हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। प्रवीण कुमार चौहान जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इसी प्रकार आप सब बने रहिए, जुड़े रहिए और हम ज़िया जी से बातचीत करेंगे। उनकी उपलब्धि, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ हासिल किया, तो चलिए उनसे हम बात करते हैं। ज़िया जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। हमारा आमंत्रण आपने स्वीकार किया, पूरी टीम की ओर से मैं अभिवादन करती हूँ। आपका माइक बंद है, माइक बंद है। जी, आदरणीय आपको सादर नमस्कार और किरदार जिंदगी के जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उन तक मेरा नमस्कार पहुंचे और आमंत्रण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और बहुत सारी उपलब्धियों के बीच इतना आसान नहीं होता जीवन गुजर बसर करना और अपने आप को स्थापित करना, वो भी इतना आसान नहीं होता। आपकी चकाचौंध सब देखते हैं, लेकिन आपके पीछे जो एक संघर्ष रहा है, एक स्ट्रगल रहा है, एक मुश्किलों का दौर रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। लोग कहते हैं रातों रात शोहरत पाली, लेकिन वो रात कैसे आई है, वो तो सिर्फ वो व्यक्ति जानता है जिसने रातों रात शोहरत पाई। तो चलिए कार्यक्रम को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ और हम हमेशा से कोशिश करते हैं कि जब किरदार हमारे बीच हों, तो वो अपने परिवार के बारे में बात करें। मैं भी चाहूँगी कि आप अपने परिवार, अपने माता-पिता, भाई-बहन, अपने बच्चे, जो भी आप अपने परिवार के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, ज़रूर बताएँ और उसके बाद हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएँगे। जी। जी, जैसा कि मेरा नाम और मेरा परिचय तो आपने सब लोगों से करा ही दिया है और मैं सुभाष पाठक ज़िया शिवपुरी ज़िले के, जो कि मध्य प्रदेश में है, एक छोटे से गाँव समूहा में रहता हूँ और अभी भी वहीं रहता हूँ, इतना सब करने के बाद भी वहीं हूँ। तो माता-पिता हैं मेरे, भाई-बहन हैं, 2 बच्चे हैं मेरे जिनका नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगा। मेरे बेटे का नाम वारिद है और मेरी बिटिया है जो कि अभी एलकेजी में पढ़ती है। उसका नाम है दर्शानी पाठक। तो घर में मेरे हिसाब से सब सदस्य मेरे हैं जो लगभग होने चाहिए। तो ये मेरा है और गाँव से मेरा ताल्लुक है, गाँव में मेरा रहना है। मैं अभी तक शायद वहाँ से जुड़ा हुआ हूँ या रह रहा हूँ और मुझे लगता है कि एक जो परिवार होता है, साझा परिवार जिसमें, वो सब लोग हम साथ में रहते हैं। मेरे भाई-बहन हैं, हम हैं, मेरे बच्चे हैं और मम्मी-पापा हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, आजकल के ज़माने में जो संयुक्त परिवार है, वो कहीं न कहीं खो गया है और मुझे जी, बड़ी खुशी होती है जब कोई ये कहता है कि हम संयुक्त परिवार में रहते हैं, क्योंकि मेरा भी परिवार बहुत बड़ा है। तो अ, मुझे लगता है कि आजकल के समय में अगर संयुक्त परिवार में हम रहते हैं, तो बच्चे को वो सिखा पाएँगे जो आजकल के बच्चे सीखना भूल गए हैं या सीख नहीं पा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है सुभाष जी, एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और करेरा से हमारे भाई साहब जुड़ गए, सतीश कुमार दीक्षित जी, मध्य प्रदेश करेरा अ, से। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अ, जी, इसी प्रकार आप सभी हमारे साथ बने रहें, धीरे-धीरे और भी दर्शक हमारे जुड़ेंगे। सुभाष जी, जैसे कि आपका परिचय जब मैं पढ़ रही थी, तो एक युवा गज़लकार, शायर और इतनी सारी जो उपलब्धियाँ हैं, ये तो छोटी-सी हैं, जो मैंने आपसे आग्रह किया था कि आप छोटा परिचय मुझे दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि परिचय पढ़ने में ज़्यादा समय ना बर्बाद हो, हमें बात करनी है बहुत सारी। तो सबसे पहले तो मैं दर्शकों को आप ये बताएँ कि आपके अंदर रुचि कैसे जागी? आपने लिखना कब शुरू किया? और गज़ल ही लिखनी है, अ, गज़ल ही कहनी है, तो ये गज़ल का जो सिलसिला है वो कैसे शुरू हुआ?
दरअसल हुआ क्या कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके अंदर या पोएट्री हो या कोई भी कला हो, कोई भी आर्ट हो, ऊपर वाला आपके अंदर पहले से मौजूद रखता है उसको। अब आपको इंतज़ार होता है सही वक़्त का। सही वक़्त मतलब आपके साथ कुछ परिस्थितियाँ, कुछ समय, कुछ जुड़ाव ऐसा होता है कि आपके अंदर जो आर्ट है वो कहीं न कहीं बाहर आ जाता है। तो जुड़ाव यूँ हुआ कि मुझे बचपन से एक शौक तो था, शौक था अच्छा संगीत सुनने का, ग़ज़लें सुनने का, और जैसा कि लगभग मुझे लगता है कि हर एक संवेदनशील इंसान को होता है कि अच्छी पोएट्री अगर आपको कहीं भी मिल जाती है, तो आप उसको सुनते हैं, पढ़ते हैं और कलेक्ट करते हैं। जो कि एक लाइफ़ होती है, आप जब 12th पास कर रहे होते हैं या कॉलेज लाइफ़ में जाते हैं, तो उस टाइम पे ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है कि पोएट्री को आप कलेक्ट करना सीख जाते हैं। कहीं आपको लिखी हुई मिल गई, कोई शेर कहीं पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, अब आपको तो मेरे अंदर भी रुचि वहीं से पैदा हुई। पहले तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो पोएट्री है, जो शायरी है, वो मेरे अंदर कहीं न कहीं पहले से थी। एक टाइम आया, एक मौका मिला कि जब मेरी दिलचस्पी लोगों को सुनने में बढ़ी और मैंने सुना जगजीत साहब को, गुलाम अली साहब को, चित्रा जी को, भूपेंद्र जी को, इन लोगों को सुनते हुए मैं ग़ज़ल के करीब पहुँचा। ग़ज़ल तक पहुँचने में मैंने शायरों को ना सुना था, ना पढ़ा था, ये बात मैं ईमानदारी से कभी भी कह सकता हूँ। मैंने शायरों को नहीं पढ़ा था, लेकिन जो सिंगर होते हैं, जो ग़ज़ल गायक होते हैं, मैंने ग़ज़लें वहाँ से सुनी और ये सोचना कि पहले ग़ज़ल ही क्यों लिखी जाए, तो ये इसका इस बात का शायद मेरे पास जवाब नहीं है, और जवाब इसलिए नहीं है कि जब मेरे अंदर भावनाएँ आ रही थीं, तो शायद मुझे तो ये ग़ज़ल का क्या फ़ॉर्मेट होगा, गीत क्या, तो जब वो ज़्यादा सुन रहा था। तो जब जो चीज़ आप सुन रहे होते हैं, तो जब आप शुरू करते हैं या कोई भी चीज़ आपके अंदर से आती है, तो उसी फ़ॉर्मेट में वो बाहर निकलती है। दूसरी बात, मैं गुलज़ार साहब को बहुत मानता हूँ। गुलज़ार साहब मुझे एक ऐसे मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति लगे कि शायद मैंने उनके जैसा कोई देखा नहीं है। वो जब ग़ज़लें कहते हैं, तो ग़ज़लें कहते हैं। वो जब फ़िल्में बनाते हैं, तो फ़िल्में बनाते हैं। वो जब गीत लिखते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि सिर्फ़ गीत ही लिखते होंगे। डायरेक्शन करते हैं। तो जब मैंने उनको देखा, तो कहीं न कहीं मैंने एक प्रेरणा के तौर पे अपने जीवन में उनको उतारा है और मैं अपना प्रेरणापुंज उनको मानता हूँ। तो उनको देखते हुए मैंने जब ग़ज़लें उनके गीत सुने, आंधी फ़िल्म में जो गीत उनके थे, रुके रुके से कदम रुक के बार-बार चले, या मुसाफ़िर हूँ मैं यारो ना घर है ना ठिकाना, ऐसे बहुत सारे गीत थे जिन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया। और मुझे ऐसा लगा कि गीतों में भी जो ग़ज़लों जैसी गहराई है, वो हो सकती है। तो ग़ज़लें मेरे अंदर आईं सुन-सुन के, जहाँ जगजीत साहब को, गुलाम अली साहब को, चित्रा जी को मैंने सुना, और मैंने सुना उनको रेडियो पे, और उसके लिए मैं 2-2 3-3 घंटे, 4-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था, क्योंकि रेडियो पे तो आप सब लोग जानते हैं कि एक 15 मिनट का सुगम संगीत का कार्यक्रम आता है केवल। फिर आप अपनी मर्ज़ी से भी नहीं सुन सकते हैं कि भैया हमको इस सिंगर को सुनना है, इनको सुनना है। तो कहीं न कहीं वो जो एक सब्र आपके अंदर पैदा हो रहा था, उस सब्र ने आपकी ग़ज़ल में गहराई भी लाई, आपकी ज़िंदगी में जो सब्र आया, कहीं न कहीं मुझे लगता है वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और फिर जब एक बार ग़ज़ल की कहन मुझे आई, या उसका ये आया कि इसमें सटीकता बहुत है। जो बात मैं किसी कविता में, किसी गीत में 4, 5 या 6 लाइनों में कह पा रहा हूँ, वो बात मैं यहाँ सिर्फ़ 2 लाइन में और बहुत क्लियरली कह दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम मुझको नहीं लग रही है। तो मेरे अंदर फिर लगा कि नहीं, ये मुझे बेहतर है और मुझे ग़ज़ल में ही काम करना चाहिए। तो ऐसे मेरी दिलचस्पी उसमें आई, और जो कि सिलसिला अभी तक चल रहा है, आप सब लोगों के सामने है। बिल्कुल सही बात कही आपने। 2 पंक्तियों में, 2 लाइन में आप अपनी बात कह देते हो, जैसे कि दोहे में हम कहते हैं अपनी बात। तो बिल्कुल। और सुभाष जी, एक बात हम सब जानना चाहते हैं, कहीं न कहीं ग़ज़ल के बारे में ये बात है कि अ, हमेशा लोग कहते हैं कि ग़ज़ल का मतलब है प्यार, ग़ज़ल का मतलब है दिल जी, की जी। बात।
गजल का मतलब जी। है मोहब्बत। तो आपको क्या लगता है गजल का मतलब सिर्फ यही है या कुछ और भी है? या रूह नहीं, से कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा का एक मिलन है, शायद वो शायरी है, क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो है कि मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल का जो दायरा है ना, वो इतना छोटा तो नहीं है। इतना छोटा तो नहीं है कि आप कौन उसको किसी एक शब्द के साथ जोड़ दें कि सिर्फ़ इसमें ऐसा है। लेकिन जो हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोगों के साथ क्या हुआ, जैसे अब मैंने कहा ना कि गज़ल में एक सॉफ्टनेस है, गज़ल में एक मोहब्बत है, गज़ल में एक प्यार है। तो उसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं था कि वहाँ पे सब्जेक्ट आप वही लें। वहाँ पे कहने का मतलब ये था कि दुनिया की आप गहरी से गहरी, बड़ी से बड़ी बात को उस कोमलता के साथ कहें, जिससे ये महसूस हो कि ये गज़ल का शेर है। वहाँ बात उसकी नहीं है, सब्जेक्ट की कोई बात ही नहीं है, लोगों ने उसको गलत ले लिया। कहना ये चाहते हैं कि गज़ल का लहज़ा मखमली है, तो आप तल्ख़ बातें भी अगर कह रहे हैं, अगर आप तल्ख़ बातें भी कह रहे हैं, तो आपको फूलों के लहज़े में कहना पड़ेगा। ये मेरा एक शेर था पुराना कि जो बात कहनी हो ख़ार जैसी, जो बात कहनी हो ख़ार जैसी तो लहज़ा अपना गुलाब रखना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ग़ज़ल सिर्फ़ मोहब्बत है, सिर्फ़ प्यार है, नहीं है। दुष्यंत साहब को आप देख लीजिए, है ना? और इतने बड़े-बड़े और भी जितने शायर हैं, दुष्यंत साहब जो है कितनी सिंपल बातें और जो ज़रूरी बातें इतनी आसानी से कह जाते हैं कि जैसे वो कहते नहीं कि कहाँ तोता है, कहाँ चरागां हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। अब यहाँ पे जो बात उनको कहनी है, वो बात उन्होंने कह दी, लेकिन आप कहने का लहज़ा देखिए। उनका एक शेर है कि ग़ज़ल का मतलब यूँ है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता वो ग़ज़ल आपको सुनाता हूँ। शेर देखें आप इसका आँखों में। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि ग़ज़ल का दायरा बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। उसको किसी लिमिटेड मेरी नज़र में लिमिटेड नहीं है वो। और रही बात उसकी, हाँ, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, हमेशा इस बात को कहूँगा कि जो ग़ज़ल है, उसका जो लहज़ा है, वो ग़ज़ल है। उसमें कंटेंट ग़ज़ल नहीं है, ये मैं मानता हूँ। आपको बात कैसे कहनी है, आपको सामने वाले को लगे कि आप नाराज़ भी हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना, वो उस लहज़े में कह रहे हैं कि सामने वाला उसको फूलों जैसा स्वीकार करता है, बिल्कुल, तो वो सही ग़ज़ल कहा आपने। है। जी, जी, सुभाष जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे साथ बसंत श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है और ये शिवपुरी के हैं, मैं आपको बता दूँ, जी, मैं आपके गाँव के परिचित बिल्कुल हूँ। नज़दीक। जी, हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन है राजीव जी, आपका स्वागत है। आप सब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारे संस्थान की महत्वपूर्ण कड़ी। आप सभी का स्वागत है और एक ही गुज़ारिश करती हूँ मैं, हमारे साथ आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ गए हैं, अब अभिवादन करती हूँ और मैं यही चाहूँगी कि आप सब कार्यक्रम को शेयर करें ताकि लोगों तक बात पहुँचे हमारी। अ, सुभाष जी जैसे कि आपने कहा कि मुलायमियत वाली बात है और हम ऐसा भी कह दें कि बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी हो जाए। जी, देखिए बिहार में एक भाषा है जिसको मैथिली कहते हैं। मैथिली इतनी मीठी भाषा है, इतनी मीठी भाषा है कि मैथिली की जी। जो गाली होती है ना जैसे गाली वहाँ गारी बोलते हैं। तो वो हुँ, गाली हुँ, भी हुँ। अगर आप दे रहे हो तो वो भी इतनी मिठास होती है कि आपको बुरा नहीं लगता। तो शायद गज़ल का थोड़ा-सा मामला ऐसा ही है। सुभाष जी मैं चाहूँगी कि जैसे कि एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई आपको और इतने सारे आपको पुरस्कार भी मिले हैं और लगातार मैं देख रही हूँ 2020 से लगातार आपकी किताबें आ रही हैं। तो जब कंटेंट आपके पास भरपूर होता है तब आपकी किताबें आती हैं। तो किताबें जब जी, आती हैं तो लगता है कि हाँ और किताबों को पुरस्कार मिलना ये भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो पूरी टीम की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत-बहुत बधाई इसके लिए। दिलराम भारद्वाज जी हमसे जुड़ गए। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। अ, मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को थोड़ी शेरो-शायरी आप सुनाएँ ताकि हम उन्हें भी थोड़ा आनंद आए, थोड़ा आनंद मैं भी ले लूँ। जी, जी। तो
पहले तो बसंत सर जुड़े हुए हैं, आदरणीय प्रदीप गौतम सर जुड़े हुए हैं, उनको मेरा सादर नमस्कार, और पटल पर जितने भी लोग हैं सबको मेरा नमस्कार। तो मैं शुरू कुछ करता हूँ यूँ कि एक मतलब पहले सुन लें कि चिराग हूँ मैं मुझे ही पता नहीं होता, चिराग हूँ मैं मुझे ही पता नहीं होता, अगर फ़ज़ा में अंधेरा घना नहीं होता। चिराग हूँ मैं मुझे ही पता नहीं होता, अगर फ़ज़ा में अंधेरा घना नहीं होता। वो दौर और था, वो बात और थी यारो। वो दौर और था, वो बात और थी यारो, कि दर्द बढ़ने पे भी अब दवा नहीं होता। वो दौर, बहुत शुक्रिया, वो दौर और था, वो बात और थी यारो, दर्द बढ़ने पे भी अब दवा नहीं होता। चिराग हूँ मैं मुझे ही पता नहीं होता, अगर फ़ज़ा में अंधेरा घना नहीं होता। अभी पिछले दिनों मेरी 2 ग़ज़लें जो जश्न ग़ज़ल एल्बम में आई थी, जिनको शान सर और पवन सर ने गाया हुआ था, उसमें से एक ग़ज़ल जो मुझे याद आती है कि मुझको मुझको महसूस हुई कोई कमी शाम के बाद। तरन्नुम में सुनाइए ना। नहीं, मैं तरन्नुम में तो ख़ैर मुझे नहीं आता है, वो जैसे उन्होंने गाया है वो उनका कोशिश काम कीजिए, है। कोशिश नहीं, नहीं, कीजिएगा। जी, सुनाइए, नहीं, सुनाइए। मुश्किल है। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मुझको मुझको महसूस हुई कोई कमी शाम के बाद, मुझको महसूस हुई कोई कमी शाम के बाद, फिर तेरी याद मुझे आने लगी शाम के बाद। मैं ख़यालों में बहुत देर तलक खोया रहा, मैं ख़यालों में बहुत देर तलक खोया रहा, जब हवा तेरी मोहब्बत की चली शाम के बाद। मुझको महसूस हुई कोई कमी शाम के बाद, फिर मुझ फिर मुझे याद तेरी आने लगी शाम के बाद। ये शेर सुने आप सबके, ये घटा तारे तो सभी हैं लेकिन गैर मौजूदगी एक तेरी रही शाम के बाद। पाठक गैर जी, आपसे एक मौजूदगी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक गुजारिश है आपसे। जी, आपका नेटवर्क थोड़ा-सा बाधित हो रहा है, आप दोबारा से कनेक्ट करेंगे अपने आप को? अच्छा जी, जी, ठीक है। जी, दोबारा से लीव करके अ, कनेक्ट कीजिए। जी। ओके, ओके। बहुत अच्छी शेरो-शायरी चल रही है और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष धन्यवाद करती हूँ और बहुत जल्दी पाठक जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। देखिए, किसी भी शायर के लिए, किसी भी लेखक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब आपकी लेखनी को सराहा जाता है। ख़ासकर जब हम सरकार की तरफ से बात करें या किसी बड़े मंच पर जब आपको सम्मानित किया जाता है, वो खुशी अलग होती है। और कम उम्र में जब आपको ये उपलब्धि मिलती है, तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को काबू में रखना, ज़मीन से जुड़े रहना। तो इन्हीं तमाम बातों पर अभी थोड़ी देर में और चर्चा करेंगे। ज़िया जी इसी तरह की शख्सियत हैं, इसीलिए आज वो हमारे साथ हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हवा में उड़ नहीं रहे। तो चलिए उनसे वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी हम उनसे बात करते हैं और नेहा बहुत-बहुत स्वागत है। जी, सुनाएँ, जी, सुन स्वागत पा है। रहे हैं आप? सब जी, सुन जी, पा रहे हैं बिल्कुल, ना? बिल्कुल, 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 सुनाइए। जी। मैं सुना रहा था आपको कि ये ग़ज़ल यूँ है, धूप सर पर आ गई है, लापता साया हुआ है। धूप धूप सर पर आ गई है, लापता साया हुआ है। छाँव जैसा शख़्स मुझको याद अब आया हुआ है। धूप सर पर आ गई है, लापता साया हुआ है। छाँव जैसा शख़्स मुझको याद अब आया हुआ है। और ये शेर सुने, बसंत सर सुन रहे हैं तो सर ये सुनिएगा शेर के, रेत बिखरी है जहाँ तक देख पाती हैं निगाहें। रेत बिखरी है जहाँ तक देख पाती हैं निगाहें। ख्वाब पानी का मुझे ये किस जगह लाया हुआ है। बहुत शुक्रिया। ख्वाब पानी का मुझे ये किस जगह लाया हुआ है। शेर ने ख्वाब देखा जिस्म से ये रूह बाहर आती है। ख्वाब
जिस्म से ये रूह बाहर आ गई है, और देखा देखने वो शख्स भी आया हुआ है। ख्वाब देखा जिस्म से ये रूह बाहर आ गई है, और देखा देखने वो शख्स भी आया हुआ है। और एक गजल और यूं सुन लें आपके, हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, यूं सुने कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं। मतलब खास तौर पर पेश कर रहा हूं कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया कि हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है, सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है। झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। सच्चा तो बेपर्दा बाहर आ जाता है, झूठे को लेकिन लाख बहाने लगते हैं। मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है। शेर यूं सुने आपके, मिट्टी मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है, कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि मिट्टी पानी धूप का बैलेंस जरूरी है, कम ज्यादा से पौधे मुरझाने लगते हैं। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है, मालूम हमें वो पागल है हर जाई है, फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। मालूम हमें वो पागल है हर जाई है, फिर भी उसकी बातों में आने लगते हैं। और शेर ये सुने सब लोग के, जब जाएगी तब क्या गुजरेगी, जब ससुराल जाएगी तब क्या गुजरेगी, बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। बहुत शुक्रिया। जब ससुराल को जाएगी तब क्या गुजरेगी, बिटिया स्कूल गई घर वीराने लगते हैं। और क्या मक्ता बात है, यूं सुने कि, बहुत खूबसूरत शेर। बहुत शुक्रिया आपका। और मक्ता यूं सुनिएगा कि कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में, कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में, दुख में रोते हैं सुख में गाने लगते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। कोई पर्दादारी नहीं जिया जीवन में, दुख में रोते हैं सुख में गाने लगते हैं। हम खुद को अक्सर यूं समझाने लगते हैं, छोड़ो ना दूर के ढोल सुहाने सुहाने, लगते हैं। क्या बात, जी क्या बात है सुभाष जी, बहुत सुंदर शेर और शायरी, और इतना आनंद आ रहा है। और मजे की बात मैं आपको ये बताऊं कि हमारी दिल्ली में बड़ी तेज बारिश शुरू हो गई है, तो एक सुहाना जी मौसम सा हो गया है। और यही बात नेहा शर्मा जी ने भी लिखा है, अभी लिख के भेजा है संदेश के जी माध्यम से, कि शायरी मौसम के अनुकूल हो गया है, खुशनुमा। हाँ, तो हाँ, मौसम यहाँ खुशनुमा है, बारिश शुरू हो गई है। और जी जो शेरो शायरी की बारिश भी हो रही है हमारे पटल पर। तमाम सुधी श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार आप सब शेयर करें तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अ, सुभाष जी, एक बात है कि कोई भी, किसी को भी अगर कोई उपलब्धि मिलती है, या जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा था कि रातों रात कुछ नहीं होता, उसके पीछे की मशक्कत होती है, उसके पीछे की मेहनत होती है, उसके पीछे का त्याग होता है, समर्पण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परिवार का सपोर्ट होता है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सुभाष जी? सुभाष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है सुभाष जी के साथ हमारा संपर्क टूट गया है। वो एक गाँव में रहते हैं, हो सकता है वहाँ सही तरीके से नेटवर्क ना हो,
और वो दोबारा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन मैं यही सवाल उनके पास अभी रखूंगी कि इतनी मेहनत होती है, लगन है, निष्ठा है, परिवार है और परिवार का सपोर्ट है, वो सब कुछ है, सहयोग मिलना ज़रूरी है। अगर आप जड़ से जुड़े हुए हैं तो ये भी जुड़ाव बहुत मेहनत की चीज़ है। तो हम जिया जी से अभी उसके बारे में बात करेंगे। और बसंत श्रीवास्तव जी ने हर शेर को कोट किया है यहाँ पर, तो आपका इतनी मेहनत से आप लिख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से यही कहूँगी कि जब तक जिया जी हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सब कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सतीश कुमार दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिलराम भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। हकीकत बयान की है जी। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, यही दौलत है जिस दौलत से हम हमेशा माला माल रहते हैं। जब हम अपनी जो शोहरत है उसे, कहते ना कि एक कहावत है कि शोहरत को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है, धन को पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा सा धन होता है तो ओत प्रोत हो जाते हैं लोग अपनी भावनाओं से। उसी प्रकार शोहरत भी है, उसे भी हजम करना बड़ी बात होती है। तो यही सब बातें हम आज सुभाष जी से करने वाले हैं। और सुभाष जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं और मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, जल्दी वो हमारे पास आए। मौसम तो वाकई बहुत अच्छा हो गया है और मुझे भी बहुत खुशी है कि आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदरणीय हरिओम हिंदुस्तानी कवि जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ, जिया जी से मेरी बात हो गई है, वो जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। और मुझे लगता है हरिओम हिंदुस्तानी जी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं और आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं बता रही थी कि ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। और हमारे पटल के बारे में भी एक ख़ास बात, शिवपुरी ज़िले में भी बहुत बारिश हो रही है। जी बसंत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिल्ली में भी अचानक से बारिश शुरू हुई है, दोपहर तक बहुत गर्मी थी, धूप थी। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे पटल पर 2 कार्यक्रम होते हैं। एक किरदार-ए-ज़िंदगी बुधवार को और एक परिचर्चा शाम को 7 बजे। दोनों कार्यक्रम शाम को 7 बजे होते हैं। परिचर्चा रविवार शाम 7 बजे होती है। बहुत सारे समसामयिक विषयों पर हमने बातचीत की है। आप सब ज़रूर हमारे जो फ़ेसबुक का पेज है हमारा हिंदी साहित्य संस्थान का, उसे फ़ॉलो करें। साथ ही यूट्यूब का हमारा चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान के नाम से, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ये 2 कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इसकी महत्ता ये है कि जो कार्यक्रम है उसमें किरदार ज़िंदगी में हमने हमेशा से नायाब जो हीरे हैं वो तलाश कर लाए हैं। और जो हमारी एक माला है वो पिरोई जा चुकी है और आज जो 153 जो मनके हैं उस माला में पिरोए जा चुके हैं, यानी कि 153 कड़ी आज हमारी है, एपिसोड हमारा है। और बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में। मैं इसके बारे में और बातें आपसे बाद में करूँगी क्योंकि हमारे अतिथि किरदार हमारे साथ जुड़ गए। जी सुभाष जी, सभी आपका इंतज़ार कर रहे थे और मैं थोड़ी देर उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रही थी। जी, बहुत शेरो-शायरी हुई, बहुत अच्छा लगा। और मनोज कुमार जी हमसे जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ, बहुत-बहुत इस्तकबाल है आपका, बहुत-बहुत अभिनंदन। सुभाष जी, जैसे कि आपके जाने से पहले मैं एक प्रश्न पूछ रही थी क्योंकि वो एकदम से नेटवर्क जैम हो गया था।
कि कोई भी जो उपलब्धि होती है वो एक दिन की नहीं होती, उसके पीछे की बड़ी मेहनत होती है, कड़ी मेहनत होती है, परिवार का सहयोग होता है, साथ ही आपकी खुद की जिजीविषा होती है कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी में। कहना बहुत आसान है कि एक दिन में रातों-रात कहते हैं ना रातों-रात करोड़पति बनना, तो उसी तरह जो शोहरत है वो रातों-रात नहीं आती, उसके पीछे मेहनत होती है। तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ कि जो मेहनत है, एक दिन की तो है नहीं। तो और चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि जमा के अपने पैर को धरती पर रखना, तो वो कितना आसान है, कितना मुश्किल है और यहाँ तक पहुँचने में जो सफ़र आपका रहा, मेरे दर्शकों को ज़रूर आप बताएँ। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमको दिख रहा होता है, वो तुरंत लगता है कि यार ऐसा कैसे हो गया? और हम हैरत में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि देखो यार उसको तो ये नाम मिल गया। लेकिन ये सच है कि वो आसान बिल्कुल नहीं है और बहुत मेहनत है। इतनी मेहनत है कि आप एक बार ये सोच लेते हैं कि नहीं यार, ये हमसे होगा नहीं। लोग कहते हैं कि लोग आपको दूसरे जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं ना, तो उसको दूसरे नज़रिए से देखने लगते हैं और उनको लगता है पता दुनिया में रहते हैं। तो दरअसल के अ जब मैंने लिखना शुरू किया, तो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगा कि ज़्यादातर चीज़ों के प्रति ईमानदारी है, सच बताऊँ। मैं जो करता हूँ, सो करता हूँ, नहीं करता हूँ तो नहीं करता हूँ। जब लेखन ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि भई हम तो ऐसे ही शौक के लिए लिखते हैं, मन समझाने के लिए लिखते हैं या अच्छा लगता है तो लिखते हैं। नहीं, लेकिन मैंने जब लिखना शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी बात कहनी है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, दुनिया को जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, लोगों को जिस नज़रिए से देख रहा हूँ, वो मुझे कहना है। अगर वो मुझे कहना है, तो उसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो जब शुरुआत हुई मेरी तो मैंने वैसे ही लिखा, सब लोग लिखते हैं कुछ भी तुकबंदियाँ जिसको कहते हैं। तो वहाँ से शुरुआत सबकी ही होती है, मेरी भी हुई। तो हुआ यूँ कि मैं मेरे ये शिवपुरी शहर के एक बहुत बड़े गज़लकार हैं, डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल, एक बड़ा नाम है गज़ल में। तो आप यकीन मानिए इत्तेफ़ाकन क्या हुआ कि एक पत्रिका मेरे घर आ गई कविताओं की और गज़लों की। उनमें उनका लिखा हुआ था डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल संपादक नई गज़ल ऐसे करके। उस वक़्त मैं ये नहीं जानता था कि संपादक कौन होते हैं और प्रकाशक कौन होते हैं, क्या मुझे कुछ खबर नहीं थी। मुझे पता है मैं लिखता हूँ, मैं गज़लकार हूँ और भई मैं तो सबसे अच्छा लिखता हूँ क्योंकि दुनिया तो देखी नहीं है। मैंने उनको फ़ोन किया कि ऐसा-ऐसा है, मैं अपनी किताब छपवाना चाहता हूँ। तो बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे हैं, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। उन्होंने कहा, "बेटा ऐसा है कि जब भी शिवपुरी आओ तो मुझसे मिलना।" मैं उनके पास चला गया। मुझे इतनी तसल्ली नहीं हुई, मैं अगले ही दिन पहुँचा शिवपुरी। अब वो भी हैरत में कि यार सुबह ही तो इस लड़के को कहा था कि यार कि तुम कभी आना। वहाँ जाके मैंने उनको कहा कि देखिए सर ऐसा है, मैंने ये चीज़ें लिखी हूँ, मैं फुल ऐसे कॉन्फिडेंस में उनके सामने बैठा हुआ हूँ। क्योंकि जब तक आपको सच्चाई नहीं पता होती है ना, आपको लगता है कि आप ही सब कुछ हैं। उन्होंने देखा पलट-पलट के, लेकिन उनकी बात एक मुझे हमेशा याद आती है। वो चाहते तो उस वक़्त मुझे कुछ भी कह सकते थे, कि भई ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये है, वो है। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि देखो सुभाष ऐसा विचार बहुत अच्छे हैं। थोड़ी-सी अगर तुम मेहनत कर लोगे तो मैं कहूँगा कि आप गज़लकार बन। तो उन्होंने क्या किया कि मुझे कुछ पत्रिकाएँ नई गज़ल पत्रिका जो उनकी निकलती है उसके पुराने अंक मुझको दिए और उसपे पहले पेज पे कुछ जो व्याकरण और छंद से संबंधित बातें लिखी रहती थी, जानकारी लिखी रहती थी। तो मैंने पढ़ना शुरू किया और उतना पढ़ना शुरू किया कि फिर देखा कि एक गज़ल की और पत्रिका आती है गज़ल के बहाने। दरवेश भारती जी की जो वो है ना दरवेश भारती जी थे, उनकी पत्रिका थी गज़ल के बहाने। वो पत्रिका उस समय पे गज़ल की पत्रिकाओं में सबसे टॉप पे चल रही थी। उसका मतलब ये था कि गज़लें तो प्रकाशित होती ही थीं। उसमें गज़लों में क्या-क्या कमियाँ होती हैं और कैसे शेर अच्छा हो सकता है और उसमें जो छंद विधान होता है आपका, उरूज़ जो होता है, व्याकरण जो होता है, उसके लिए 2 पेज आते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, गुज़ारिश की कि सर मैं नए अंक तो आप मुझे भेज ही रहे हैं, पुराने अंक भी भेज दें।
तो एक लगन वाली बात वहाँ थी और मैंने जल्दी-जल्दी उनको सारी किताबों को पढ़ा और सारी चीज़ें की। फिर आर.पी. शर्मा महर्षि करके एक हमारे गज़लकार हुए हैं, उनकी एक किताब थी जो व्याकरण सम्मत थी, उसको मैंने मँगाया, वहाँ उसको पढ़ा। तो ये तो मेरा सीखने भर का एक स्ट्रगल रहा। फिर मैं शिवपुरी तक जो हमारी मासिक काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, बज़्म उर्दू जहाँ से मेरी शायरी की शुरुआत हुई, आप यकीन मानेंगी मेरे गाँव से 80 किलोमीटर दूर शिवपुरी पड़ता है और सैटरडे को वो गोष्ठी रात में होती थी। तो आप ये सोच के चलिए मुझे सैटरडे को जाना तो है, बट वहाँ रुकना भी है किसी के घर पे। जब मैं गोष्ठी अटेंड करूँगा और संडे को अपने घर वापस आ पाता था शाम को। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें तो रही हैं इन सब के पीछे और अपने आप को एक बेहतर माँझने की कोशिश मैं हमेशा कर रहा हूँ, आज भी करता हूँ। आप कह रही हैं कि आपने किताबें की, आपने ये किया, अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बस काम करना है। क्या हो चुका है, क्या नहीं हो चुका है, वो काउंटिंग में फिलहाल मैं नहीं लेता हूँ। लेकिन मेन जो उपलब्धि जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि आप गाँव में रह रहे होते हैं और मैं सच बताऊँ मेरा परिवार जो है, वो बहुत साहित्यिक तो नहीं है क्योंकि मुझसे पहले मेरे परिवार में, खानदान में कोई साहित्यकार नहीं हुआ, संगीतकार नहीं हुआ, तो सिंपल सी बात है वो लोगों का जोड़ा शुरू-शुरू में लगा थोड़ा-सा घरवालों को कि भई क्या कर रहे हो ये, लगा कि इसमें टाइम है, धीरे-धीरे सबको जब पहली बार घरवालों ने भी टीवी पे देखा तो उनको भी अच्छा लगा कि चलो कुछ तो कर रहा है जब यहाँ हमको दिख रहा है। फिर मेन चीज़ आती है कि वहाँ बैठे हुए, गाँव में रहते हुए जैसे फ़िल्मों के लिए कुछ लिखना। ये बात मैं ज़रूर तो इसलिए फ़िल्मों कहना का चाह जो रहा हूँ। सफ़र शुरू हुआ सुभाष जी, फ़िल्मों का सफ़र जी, कैसे शुरू हुआ? कैसे एल्बम में इतने बड़े गायक ने आपके कलाम को गाया, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। बड़ी खुशी की बात है, हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे कोई जानने वाले हैं, उनके गीत इस जी, तरह से हैं क्योंकि मुझे याद है कि अभी अ, संतोष आनंद जी का एक साक्षात्कार हुआ था आकाशवाणी में और वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था उनका साक्षात्कार लेने का। तो एक खुशी होती है कि आप ऐसे व्यक्ति के इतने करीब हैं जहाँ जिनको पूरी दुनिया मानती है, उनके गीत इतने खूबसूरत रहे हैं और एक नाम रहा है उनका। जी, जी। तो ये जो सफ़र आपका रहा है गीतों का जो इंडस्ट्री में, तो वो कैसे शुरू हुआ? वो एक इत्तेफ़ाक था या एक मेहनत थी आपकी वहाँ तक पहुँचने की? मेहनत तो थी, मेहनत मैं अभी भी कहना चाह रहा हूँ, ये हमेशा से मानता हूँ कि मेहनत हमको उस चीज़ पे करना चाहिए जो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं मेहनत किस चीज़ पे कर सकता हूँ? अपनी राइटिंग पे, अपनी गज़लों पे, नहीं, अपने गीतों पे मैं बिल्कुल आप बिल्कुल सही बात है लेकिन लेकिन वहाँ तक जाने की सोचना भी एक बड़ी चीज़ होती है कि वहाँ तक आपने कैसे सोचा कि आप सीधे यहाँ से एक शिवपुरी के छोटे से गाँव से बॉलीवुड में छलांग लगाएँगे आप? मैंने नहीं सोच तो मैंने उस वक़्त लिया था जब मैं शुरू ही कर रहा था या शुरू किया ही नहीं था। मैंने आपको ज़िक्र किया कि मैंने गुलज़ार साहब का ज़िक्र किया आपसे। तो हुआ यूँ कि आकाशवाणी विविध भारती पे फ्राइडे को एक कोई कार्यक्रम आता है उसमें इन लोगों का इंटरव्यू होता है, साक्षात्कार होता है। तो मैंने गुलज़ार साहब को मैं सुन रहा था उसमें। गुलज़ार साहब के तुरंत बाद शहरयार जो बहुत बड़े ग़ज़लकार रहे हैं और उमराव जान फ़िल्म के जो गीतकार हैं और गमन के भी, तो उनका इंटरव्यू आया। तो जब मैं उनको सुन रहा था, मैं ये बातें बिल्कुल वैसे कह रहा हूँ जैसे मैंने किया है। तो जब मैंने शहरयार साहब को सुना, तो उन्होंने अपनी बताया कि वो किसी शहर में रहते थे और उनके जो कोई दोस्त थे, उन्होंने फ़िल्म बनाई और उनको कहा कि भई आपको आना है और आपको उसके लिए गाने लिखने हैं। तो अब पता नहीं है कहाँ से वो चीज़ मेरे माइंड में वहाँ से क्लिक हो जाती है, क्रिएट हो जाती है कि नहीं यार यहाँ बैठ के हो सकता है। ये चीज़ तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ बैठ के हो सकता है। तो मैं उसको हमेशा सोचता रहा, मैं कभी ऐसा मेरे में विचार नहीं आया कि ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि हो सकता है। फिर ये हुआ कि जब मेरी ग़ज़लें एक टाइम पे लोग बहुत फ़ेसबुक पे पढ़ रहे थे और ईश्वर की कृपा से सब अच्छी पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रही थी। तो एक मेरी एक ग़ज़ल थी, उसका एक शेर था कि जिस्म तो बिस्तर पे रहा शब भर, जिस्म तो बिस्तर पे रहा शब भर,
दिल न जाने कहाँ कहाँ भटका। ठीक। तो ये जो शेर था मेरा, तो एक संगीतकार हैं संजीव शर्मा जी, जो अमेरिका में रहते हैं। उनका मुझे मैसेंजर पे मैसेज आया कि सुभाष आपने ये बहुत अच्छा शेर कहा है, क्या हम इसको गाने में क्रिएट कर सकते हैं? मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो तलाश भी यही रहा हूँ कि भाई मुझे कहीं से मौके आए। तो मैंने उनके साथ शुरू किया काम। अब स्ट्रगल की बात आप ये देखिए, मैंने उनके साथ शुरू किया काम, लेकिन वो अमेरिका रह रहे हैं, मैं इंडिया रह रहा हूँ, तो बहुत सारी बातें नहीं हो पाती थी। जब मैं जाग रहा हूँ, वो सो रहे होते हैं, वो जागते हैं, मैं सो जाता था। और सच्ची बात ये थी कि उस वक़्त मुझे गीत के बारे में बहुत कुछ पता नहीं था, क्योंकि धुन पे कैसे लिखना है। सबसे बड़ा स्ट्रगल तो यही है कि आपको ऑलरेडी एक बीट उन्होंने दे दी, आपको उस पे लिखना है। तो फिर वो सिलसिला चला, 2-3 साल चला, और आप यकीन मानेंगी कुछ नहीं हो सका 2-3 साल में। फिर मेरा उनसे एक कनेक्शन थोड़ी देर के लिए खत्म हो गया, शायद उनको भी लगा होगा कि यार नहीं हो पा रहा है। फिर 2020 में उनका मेरे पास फिर से मैसेज आता है कि सुभाष एक वेब सीरीज है और एक फिल्म है, उसके लिए कुछ है और वो गाना है, और मैं तुमको ये धुन भेज रहा हूँ और वो कहानी बताता हूँ। अब टाइम जब चीज़ों का जुड़ा होता है, तो उन्होंने जैसे मुझे भेजा और मैंने जो लिखा, तो वो सारी चीज़ें एकदम फिट हो गई, सेट हो गई। लेकिन हुआ ये ऐसा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अब वो चीज़ आई नहीं, तो बड़ी मन में ये लगे कि यार मौके भी आए थे और फिर बना नहीं है, तो ये जो मन में चलती है ना, स्ट्रगल होता है कि आपका ध्यान लगा रहता है कि कहीं से और मौके आए। लेकिन आखिरकार वो 23 में फ़िल्म आई, गाना आया, लोगों ने खूब सुना, खूब सराहा। उसके बाद फिर और लोग कनेक्ट हुए। उससे पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए मैंने कोविड के टाइम में एक गीत लिखा, मोहम्मद वकील सर ने जिसको गाया हुआ है और शिखा माइक ने जिसका संगीत दिया, बहुत पसंद आया, लोगों को अच्छा लगा। और मुझे ऐसा लगा कि मेरे वो जब 2 गाने आए, तब लोगों को मेरा जो काम है, जो गज़लों में दिख रहा था, वो उनको ये विश्वास हुआ कि इनसे हम गीत भी बेहतर करवा सकते हैं। तो फिर तब से एक चीज़ ये रही कि बहुत सारे गज़ल सिंगर जो हैं, जिन्होंने मेरी गज़लों को गाया है, कंपोज़ किया है, जिनमें कुछ नाम मैं यहाँ लेना ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि सुभाष को सुभाष पाठक जिया होने में उन लोगों का भी बड़ा ये रहा है। तो राखी चटर्जी जो हैं, उन्होंने मेरी गज़लें बहुत गाई हैं, और एक अच्छे गज़ल सिंगर हैं अहमद रज़ा, उन्होंने गाया हुआ है खूब सारा मुझे। और चांदना दीक्षित मैम की आवाज़ में तो मेरा गाना आया ही था, बहकने का बहाना एनआरआई वाइब में जो आया। उसके बाद आस्था दीपाली हैं, जिन्होंने मेरे गीत गज़ल भजनों को दूरदर्शन, आकाशवाणी पे भी गाया हुआ है। और अभी फ़िलहाल जिनके साथ मेरा काम आया, कुछ दिनों पहले जो गाना आया, अज़हर मेवान। आप यकीन मानिए, अज़हर मेवान के साथ मैंने काम शुरू किया था 4 साल पहले, और आज पहला गाना आया है आज से 2-3 दिन पहले। तो आप खुद ये सब लोग सोच सकते हैं कि कितना धैर्य और कितना सब्र इस सब में होता है। ये आपने पहले कहा था ना कि हम सबको दिखता है कि अचानक कैसे हो गया। बिल्कुल, अचानक नहीं बिल्कुल। होता है, पीछे-पीछे बहुत चलता अचानक रहता ही है। और जी। जी, जी। इसी सिलसिले में मेरी एक उपलब्धि जिसको मैं मान सकता हूँ या कह सकता हूँ, वो मेरे गानों को, मेरी गज़लों को शान और पवन सर का गाना। वो मौका भी मुझे ऐसे ही आया, जब मेरे और गाने चल रहे थे, लोग सुन रहे थे, तो साजिद-वाजिद जो फ़ेमस जोड़ी है, तो उन तक मेरी बात कहीं से पहुँचती है, और वो कॉन्टैक्ट करते हैं कि भई आपके साथ हमको काम करना है और ये गज़ल है, और पूरा उन्होंने बाकायदा कॉन्टैक्ट भेजा। तो मुझे वहाँ अच्छा लगा और खुशी हुई कि यार मैं वो कर पा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनके पीछे संघर्ष यही है कि रखना पड़ता, और पहुँचने का या वहाँ तक जाने का मेरे लिए तो एक ही रास्ता समझ आता है कि आप बेहतर से बेहतर कहते रहिए। कभी ना कभी किसी की नज़र पड़ेगी, और नज़र पड़ेगी तो आप किसी न किसी दिन चमक ही जाओगे। बिल्कुल सही कहा, एक जौहरी की ज़रूरत होती है। जब जौहरी होता है तो वो हीरे को ढूँढ ही लेता है, तराश ही लेता है। बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए हमेशा से ये बात सभी जानते हैं कि एक दिन में कुछ नहीं होता, और जी, बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। अ, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि जो दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं, मैं आपका
पुनः अभिवादन करती हूँ, आपसे सभी से गुजारिश करती हूँ कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सुभाष जी, 2 तरह के कवि होते हैं, 2 तरह के शायर होते हैं। एक होते हैं जो साहित्यिक होते हैं, एक मंचीय होते हैं। आप कौन से शायर हैं? किस रूप में आप अपने आप को समझते हैं? मैं आपका सवाल पूरा सुन नहीं पाया, शायद नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम हुई, जी, उसको दोहरा दीजिए एक जी। बार। मैं ये पूछ रही हूँ कि 2 तरह के कवि और शायर होते हैं, एक मंचीय होते हैं, एक किताबी होते हैं। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं? नहीं, पहले तो मैं किताबी हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कोई शक नहीं है कहने में, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं शुरुआत ही मैंने किताबों से की। और मैं बेहतर उस आदमी को मानता हूँ कि जो किताबों के होते हुए मंच तक आए। मंच से होते हुए आप किताबों तक जाएँगे तो फिर आप पहले ही बहुत कुछ कचरा कर चुके होते हैं। तो मुझे लगता है कि पहले आप बेहतर काम करते हैं तो आपसे हल्का काम कभी नहीं हो सकता है। आपने कहा कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? तो मैं तो सच बताऊँ, मैं तो अपने आप को दोनों ही मानने को तैयार हूँ, या मानता हूँ। क्योंकि मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैं ग़ज़लें भी कह रहा हूँ, वो ग़ज़लें भी कह रहा हूँ जो मेरी उर्दू अकेडमी पब्लिश कर रही है, वो ग़ज़लें भी कह रहा हूँ जो लोग फ़िल्मों में या गानों में सुन रहे हैं, वो ग़ज़लें भी कह रहा हूँ जो मैं मंच पे पढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से मैं तो अपने लिए दोनों जगहों पे मान के चलता हूँ। लेकिन मेरे मंच का तरीका मेरा अपना है। वो मंच नहीं है जिसको आप मंच अलग नज़रिए से देख एक सकते बात हैं। और मैं जानना चाहती हूँ, मंच की बात ही चली है तो एक मंच के बारे में एक सवाल जो मुझे लगता है लाज़मी भी है, पूछना चाहिए। अ, जी, आज के समय में जो साहित्य की दिशा और दशा है, आपको क्या लगता है आज के समय में जो शेरो शायरी मंचों पर हो रही है, वो कितनी हद तक सही है? या अगर आप मंच पर जाते हैं कई बार, कवि और कवित्री के बीच का जो एक संवाद होता है या एक फूहड़पन है मंचों पर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं देखिए, फूहड़पन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि कोई भी कवि या कवियत्री, शायर, शायरा वहाँ खड़ा है जहाँ से आपको 100, 200, 1000, 500 लोग सुन रहे हैं। तो एक बात तो निश्चित हो गई कि आप वो 100, 200, 500 लोगों से तो ऊपर हैं। अगर आप उनसे ऊपर हैं, तो आप फिर उनसे नीचे की बात कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं करना चाहिए। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सुभाष जी, बिल्कुल। एक एक सुभाष जी, एक बात मैं और पूछना चाहती हूँ। जैसे कि एक ट्रेंड हो गया है बॉलीवुड की, अगर मैं बात करूँ, तो जी, जिस समय हमने बचपन में जो फ़िल्में देखी थी और अब की जो जी, फ़िल्में हैं और बहुत सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पे आपको पता है कितने सारे वेब सीरीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा बरगल है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके साथ। अ, जी। लोग कहते हैं कि जो व्यूअर्स होते हैं, जो दर्शक होते हैं, वो ये देखना चाहते हैं, वो ये सुनना चाहते हैं। तो क्या आपको साहित्य में भी वही चीज़ें लगती हैं कि जो दर्शक हैं, चूँकि वो सुनना चाहते हैं, इस तरह का माहौल चाहते हैं, तभी ये ट्रेंड शुरू हुआ है, तभी ये चीज़ें चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। आपने कई बार साहित्य में लोगों को ये कहते दिए देखा होगा, लोग गज़ल इसलिए नहीं कहना चाहते हैं कि गज़ल बहुत कठिन है, उनके विचार, उनके ख़्याल मर जाते हैं। यहाँ भी बात वही है कि शायद आप अच्छा कंटेंट दे नहीं पा रहे हैं ना, आपसे लोगों से जो क्रिएटर हैं या पोएट हैं, कोई भी है, उनसे अच्छा बन नहीं पा रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, तो एक रास्ता ढूँढ लिया कि लोग ऐसा चाहते हैं। ये लोग किससे चाहते हैं? आपके ही टाइम में आप ऐसा कर रहे होते हैं, जैसे मान के चलिए आपने फ़िल्मों की बात की, बहुत वल्गर और ये आ रही है, ठीक है। लेकिन उन्हीं कुछ फ़िल्मों में क्या 2-4 फ़िल्में बेहतर नहीं आती? आती हैं। लेकिन बेहतर बिल्कुल वो आती लोग है। कर पा जी, बेहतर वो लोग कर पा रहे हैं जिनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। मैं ये जो आपने पहले चर्चा की कि कवि बातें करने लगे या कोई चीज़ करने लगे, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इसलिए आप कर रहे हैं कि लोग ऐसा चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आप इसलिए कर रहे हैं कि आप इससे बेहतर चीज़ लोगों को समझा नहीं पाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लोग उस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम एक रास्ता ढूँढ लेते हैं कि ऐसा चल रहा है। ये तो दुनिया जानती है कि नेगेटिव चीज़ों पे
लोग आते हैं, लोगों की जल्दी नज़र जाती है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि ईश्वर ने, समाज ने अगर हमको पोएट बनाया है, कवि बनाया है, तो क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है कि हम कुछ उनको बेहतर समझा सकें, बता सकें। इसके बावजूद कि लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं, तब भी हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि संघर्ष करें और साहित्य में जो शुद्धता का सवाल है, उसको हमें आगे लेके बिल्कुल चलना चाहिए। ये तो सब कहने की बातें भर हो जाती हैं। या जल्दी में आपको फेमस होना है, जल्दी आपको चले जाना है, या आपके पास गहराई नहीं है तब आप ये सब करते हैं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ, अगर गहराई है तो आप इंतज़ार कर लेंगे। आज में गालिब कब समझ आया? गालिब को गालिब के ज़माने में कौन समझ रहा था? कोई नहीं समझ रहा था। ओशो, रजनीश को उनके टाइम पे कितने लोगों ने समझा? आज आप देखिए यूट्यूब पे जाके सबसे ज़्यादा लोग उनको सुन रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक रास्ता वो भी है, दूसरा जल्दी फेमस होने का भी है। सुभाष जी, आपके पसंदीदा शायर कौन है? अगर मैं पिक्चरों की बात करूँ, बॉलीवुड की बात करूँ अगर, तो कौन से ऐसे गीतकार हैं जो आपको बहुत पसंद है, उनके गीतों को आपने बहुत सुना है? कहते कई बार ना हम गीतों को सिर्फ सुनते नहीं है, उसे जीते भी हैं। नहीं, बेशक मैंने ये ज़िक्र तो मैंने अपनी पहली बात जहाँ से शुरू की थी वहीं से मैंने गुलजार कह साहब दिया। का नाम आपने लिया है, लेकिन उसके अलावा और भी होंगे जो पसंदीदा होंगे आपके? गुलज़ार साहब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे इंदिवर साहब हैं। उनका एक गाना है इंदिवर साहब का, चंदन सा बदन चंचल चितवन, हौले से तेरा मुस्काना। और एक गाना उनका वो है कि छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए। तो इंदिवर साहब हो जाते हैं। गुलज़ार साहब तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि मैं उनको लेके चलने की छोटी-सी भूल करता रहता हूँ हमेशा, कि कोशिश करता हूँ उनको सीख सकूँ और चल सकूँ। तो एक तो वो हो जाते हैं, दूसरे जावेद साहब, जावेद अख्तर एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने गज़लें बहुत अच्छी कहीं, गीत बहुत अच्छे लिखे हैं, जावेद अख्तर हो जाते हैं। और कुछ नए गीतकारों में जैसे इरशाद कामिल अभी जो हैं, इरशाद कामिल सर के गीत बहुत अच्छे हैं। नीलेश मिश्रा, इनके गीत भी एक टाइम पे मुझे बड़े अच्छे लगे। अब मेरा बात ये हो गई है कि मैं ये मानता हूँ कि गुलज़ार साहब को मैं अपना आइडल मान के चलता हूँ, लेकिन जो लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं, मैं उनसे सारी अच्छी चीज़ें ले लेता हूँ। तो अभी सवाल इस बात का हो गया है कि कौन पसंद का है, कौन नहीं है, वो सवाल नहीं बचा। सवाल ये बचा कि उन्होंने जो लिखा है, उसमें से आपको क्या-क्या पसंद आता है। जैसे अभी एक गाना आया था, ओ सजनी रे, अरिजीत सिंह की आवाज़ में लापता लेडीज़ फ़िल्म का एक गाना जो आया, तो वो गाना जी। कोई कौन से पांडे हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। तो आप यकीन मानिए कि उनका पहला गाना है वो, और पहला ही गाना इस लेवल पे फ़ेमस हुआ, पहले ही गाने पे उनको अवार्ड भी मिला। तो अब यहाँ बात ये हो जाती है कि वो मुझे कितने पसंद हैं, कितने पसंद नहीं है, अलग बात हो गई, लेकिन काम उनका मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसी हिसाब से लेके चलता हूँ कि मेन तो मैं गुलज़ार साहब को फ़ॉलो करता हूँ, उनको अपना ये मानता हूँ, लेकिन उनके अलावा जो-जो अच्छा काम जिसने भी किया है, वो अच्छा काम सबका पसंद है मुझे। सुभाष जी, अगर जैसे अभी आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं हाँ जी। और साथ में आप शेरो शायरी भी करते हैं। अगर मैं इन दोनों प्रोफ़ेशन को अलग करने के लिए कहूँ, तो सुभाष अगर टीचर नहीं होते, सुभाष अगर शायर नहीं होते तो क्या होते? नहीं, अगर शायर नहीं, टीचर नहीं होते तो शायर होते, ये तो निश्चित है, क्योंकि शायर नेचुरलिटी है और टीचिंग मैंने चुनी है, ठीक है? अगर शायर नहीं हो, देखो शायर कोई ऐसी पोस्ट नहीं है कि जिसको आपने लिया है, शायर तो होता है आदमी, अंदर से होता है, प्रोफेशनल नहीं होता, इतना हो सकता था। तो अ, उसके सिवा तो क्या होता, मुझे पता नहीं, अभी मैं फिलोसोफर होता होता नहीं होता जो भी है, लेकिन मैं मुझे अगर अभी कोई तो शायद नहीं होगा, पढ़ाना हो सकता है, लिखना हो सकता है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं आखिर में जो भी होता वो शायर ज़रूर होता। शायर ज़रूर होते, बहुत अच्छी बात है क्योंकि देखिए वो आपकी रगों की बात होती है, वो जो शायरी होती है वो आपकी रग में होती है और वो एक धारा प्रवाह है
जो धीरे-धीरे आप उस मकाम तक पहुँच जाते हैं। अगर मैं आपके बचपन की बात करूँ तो बचपन में आप कैसे थे? कैसा रहा आपका बचपन? और अब जब मेरा आपके बचपन दोस्त हैं बचपन के, एक बात और इसके साथ ऐड ऑन कर रही हूँ कि अब जो आपके बचपन के दोस्त हैं अगर बिछड़े नहीं हैं, तो आपको इस रूप में देखकर उन्हें कितनी खुशी होती है? क्या महसूस करते हैं? मेरा बचपन 2 पार्ट में ऐसे हुआ कि मैं 6 या 7 साल तक अपने पापा के पास रहा अपने घर में, और आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं उस टाइम तक स्कूल नहीं जाता था। 6-7 साल तक का होने के बावजूद भी मैं स्कूल नहीं जाता था। तो फिर मैं उसके बाद मेरे पापा ने मुझे ताऊ जी के घर भेज दिया। उनका गाँव भी पास में ही था हमारे गाँव के में। तो मैं वहाँ गया, और वहाँ जाके जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई, तो मेरा जो नाम था सबसे पहली बार 4th क्लास में लिखा गया। 1, 2, 3 मैंने पढ़ा ही नहीं है, आप यकीन ये करिए, क्योंकि 4th क्लास में इसलिए लिखा गया कि जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे ताऊ का जो लड़का था वो 3 में पढ़ रहा था। तो मुझे 5-6 महीने घर पे ही इसके साथ ऐसे रखा गया, क्लास 3 में वो रहा, लेकिन जब 4th में आके उसके साथ मेरा नाम लिखाया गया। तो वहाँ रहना हुआ। एक तो बचपन तो अच्छा ही गुज़रा, लेकिन बचपन में कहीं न कहीं इसके अंकुर ज़रूर फूट गए कि आप पोएट्री करने वाले हैं। क्या होता है कि जब आप एक तो अपने घर पे रह रहे होते हैं, एक आप किसी दूसरी जगह रह रहे होते हैं। दूसरे लोग आपको आपके जो वो हैं, क्या कहते हैं, माता-पिता हैं, उनसे ज़्यादा भी प्यार देते हैं, लेकिन वो माता-पिता जैसा प्यार नहीं दे सकते। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें थी जो वहाँ से इकट्ठी तो होती रही थी बचपन में कि आप दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा एक शांत स्वभाव का था, बचपन में बहुत संकोची था, कुछ बोलना नहीं है, कुछ कहना नहीं है, चुपचाप रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक कच्चा मसाला था मेरे शायर बनने। तो वहाँ जो चीज़ें होती गईं वो मुझे याद बचपन के दोस्तों की अगर मैं बात करूँ, तो ज़्यादातर लोग उस वक़्त गाँव के ही थे उधर के। तो उनमें से कुछ लोग शायद उसी वक़्त पढ़ना छोड़ दिया, या किन्हीं लोगों की कहीं जॉब लग गई। तो बचपन के, बिल्कुल बचपन के दोस्त तो शायद अभी मेरे संपर्क में कोई है नहीं। अगर वो मुझे कहीं सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या वो अलग बात है, लेकिन संपर्क में नहीं है। हाँ, मेरे 10th 12th के कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, जो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हैं, और यकीन मानिए कि उनको बहुत खुशी होती है ये सब देखते हुए कि ये आदमी हमारे बीच में था, और उस वक़्त तक हमको अंदाज़ा तक नहीं था कि ये क्या कर सकता है और क्या हो रहा है। तो उन लोगों को अच्छा लगता है, वो फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कभी मिल जाते हैं तो वो देख के हैरत करते हैं कि यार हम ये उसी आदमी से बात कर रहे हैं जो हमारे साथ में रहता था, या जो अभी आदमी मुंबई में बैठ के जिसको अवार्ड मिल जाता है, या मुंबई में बैठ के ये गाने भी लिख के आ जाते हैं, ये वही आदमी है क्या? तो अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, और दोस्त हैं, मिलते-जुलते रहते हैं, कभी फ़ोन-वोन भी आते हैं उनके। बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर तनेजा आपसे एक प्रश्न पूछ रही है कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? बच्चों की अपनी इच्छा होती है, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बेटा बड़ा है आपका तो बेटा क्या ब वो शायर का बेटा शायर बनेगा या कुछ और? नहीं, बनेगा एज़ तो अ जी, बनेगा। प्रोफ़ेशन जी। बनेगा तो मैं कोई उस पे ज़ोर नहीं डाल सकता हूँ कि भई तुमको ये बनना है। ये तो मैं बिल्कुल उसको नहीं बोलूँगा कि मैं ये बनाना चाहता हूँ। वो जो बनना चाहता है वो बनेगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अभी मेरा बेटा 5th क्लास में था, अब 6th में आ गया है। आज ही उसको नवोदय विद्यालय छोड़ के आया हूँ मैं। तो बेटा मेरा पोएट्री लिखता है, पोएम लिख लेता है, और उसकी कविताएँ जो बाल पत्रिकाएँ आती हैं उनमें प्रकाशित हुई हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल क्या मंतव्य नहीं, बहुत शुक्रिया कि वो पोएट बने या क्या बने। उसकी रुचि है वो बच्चे पर इस छोड़ देते हैं, बच्चा जो करना चाहे वो ज़रूर करे, माँ-बाप सपोर्ट करते हैं हमेशा। जी, में है, उसकी जी। रुचि स्पोर्ट में है, वो स्पोर्ट में कुछ बेहतर करना चाहता है। लेकिन मेरी साइड से ये मैं कुछ नहीं चाहता हूँ कि वो क्या बने। मैं सिर्फ़ इतना चाहता हूँ कि वो एक अच्छा और सच्चा ईमानदार बने, बहुत बढ़िया। बाकी तो प्रोफ़ेशन ही चुन देखिए, लेगा हर वो अपना। माँ-बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत नेक बने और कम से कम भारत का अच्छा नागरिक तो ज़रूर बने। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ। आखिरी सवाल आज के कार्यक्रम का कि जी। हर व्यक्ति चाहता है कि हम बहुत आगे जाएँ, हम बहुत तरक्की करें।
लेकिन एक सवाल ये भी है कि आप अपने पीछे जो आपके अनुज हैं, आपकी अनुजा है, जो आपके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या जी। करेंगे? क्या प्लान किया है आपने? क्या भविष्य की कुछ योजनाएँ हैं, जिससे नई पीढ़ी को आप कुछ दे पाएँ? ये मेरा इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल है आपके लिए। जी, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है और पहले तो कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा होता है, तो उसके साथ बहुत रिस्क होते हैं, बहुत बातें होती हैं, बहुत ये सब होता है। मैं उन सब के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आपका जो मन कर रहा है ना, आप अपने मन की बात ज़रूर सुनिए और कोशिश करिए कि जब आप अपने मन की बात सुनते हैं, उस वक़्त आप दुनिया की बातें ना सुनें। अगर आप दुनिया की बातें सुनेंगे तो आप अपने मन की बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बोलने वालों को तो देखो कभी भी बोल सकते हैं। बोलने वाले मुझे लोगों ने ये भी कहा है कि भई कहाँ तुम गाँव में बैठ के मुंबई के सपने देखते हो? कहाँ तुम गाँव में बैठ के सोचते हो कि तुम्हारे गाने फ़िल्मों में आएँ, अपना समय खराब कर रहे हो, ये खराब कर रहे हो। आज वही लोग ये भी कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तुम ऐसा कर जाओगे। तो लोगों का जो कहना है वो आपकी परिस्थिति वश कहना है। अगर अच्छा है तो अच्छा कह देंगे। तो मैं उन सभी सुभाष जी, लोगों को जो जी, मैं फिर से सवाल दोहराती हूँ, शायद आप समझ नहीं पाए हैं। मेरा जी, प्रश्न जी। ये है कि आप आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हैं? अपनी तरफ से आपका क्या योगदान है? नहीं, बिल्कुल मेरा तो योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए यही है कि मैं साहित्य में उस तरह की चीज़ें कर सकूँ जो एक समाज का मार्गदर्शन भी कर सकें, युवाओं को मोटिवेट भी कर सकें और सबसे बड़ी चीज़ मैं ये चाहता हूँ अपनी पोएट्री से, अपने साहित्य से कि एक समाज में जो आज सामाजिक भेदभाव बढ़ रहे हैं या लोग टूट रहे हैं, लोग बिखर रहे हैं बिखराव जिस तरीके से बढ़ रहा है, मैं चाहता हूँ कि एक एक ऐसा मैसेज कर सकूँ कि लोग करीब आएँ, लोग प्रेम से पढ़ के यार हमने कुछ पढ़ा है और हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं ये मैं 2 शेर सुना देता हूँ जब ये है यहाँ पे, एक मैंने बहुत पहले एक शेर कहा था उसके लिए मतलब मुझे पढ़ना पड़ेगा कि इश्क अच्छा है फ़कत ख्वाबों ख़यालों के लिए, दिल जलाना पड़ता है यारों उजालों के लिए। शेर में जो सुनाना चाहता हूँ बस वो सुने आप कि वो लिए बैसाखियाँ, चढ़ता गया सब चोटियाँ। वो लिए बैसाखियाँ, चढ़ता गया सब चोटियाँ, और क्या शर्मिंदगी हो पाँव वालों के लिए। तो मैं सिर्फ़ अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे उनके सामने रख सकता हूँ कि मैं जिन परिस्थितियों में, जिस सुदूर क्षेत्र से आते हुए मैं आगे जा सकता हूँ, तो आप इतना समझ लें मेरे पीछे जो लोग हैं पोएट्री कर रहे हैं, म्यूज़िक में कर रहे हैं, किसी में भी कर रहे हैं कि आप धैर्य रखें तो मैं तो वही देना चाहता हूँ जो मैं जी रहा हूँ, कि आप संघर्ष के साथ आगे बढ़िए और मेरी पोएट्री का मेन उद्देश्य लोगों में प्रेम रहे, सद्भावना बनी रहे और आप एक मोटिवेशन लेके चलें, ना कि ये कि आपको कल के दिन ये लगे कि हमने क्या पढ़ लिया और क्या सुन लिया। बहुत बढ़िया सुभाष जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातें करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम सबकी दुआएँ हैं, शुभकामनाएँ हैं, इसी प्रकार आप लेखनी को चमकाते रहें, लिखें, अच्छी ग़ज़लें कहें और अच्छे गीत लिखें, ताकि जो नई पीढ़ी है या हम जैसे लोग हैं, हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले, हमारे कान तृप्त हों कुछ अच्छा सुनकर। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसे गीत लिखिए। हमारे साथ नम्रता जी जुड़ी हैं, अभिनंदन। और बहुत-बहुत पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए। आपका भी हार्दिक आभार और पटल से जितने लोग जुड़े रहे और जिन लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिन्होंने मुझे सुना, उन सबके प्रति भी हार्दिक आभार। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद और तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले बुधवार फिर नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।